Salar Digital will be intensively covering the 5 state assembly elections. Kickstarting the analysis of this, first up, we have an exclusive discussion with Dr. Taslim Ahmad Rahmani, President of the Muslim Political Council of India. यूपी समेत 5 रियासतों की असम्बलियों के इंतखाब के लिए सरगर्मियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। ख़ास तौर से इन 5 रियासतों में यूपी के इंतखाबात हर लिहाज से अहमियत के हामिल हैं। यूपी में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 20% है और वो कई नशिस्तों पर, असम्बली नशिस्तों पर फ़ैसला कुन हैसियत रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद 2017 के पिछले मरतबा जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुसलमानों की जो हैसियत थी वो बड़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। उसकी एक वजह ये है कि जब भी हम ये देखते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती की लहर तेज़ होती है, शिद्दत इख्तियार करती है, तो मुसलमान सियासी लिहाज से हाशिए पर चले जाते हैं। उससे कबल जो 2012 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें तकरीबन 67 मुसलमान सूबाई असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था, पिछली मरतबा जो इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसमें महज 24 ही मुसलमान मुंतखब हो पाए थे। आखिर इसके क्या असबाब हैं, इसका जो जायज़ा जो है हमारे मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और तज़कियाकार डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी ने बड़ी जाफिशानी से लिया है। उसी मौजू पर हम बात करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, यूपी में मुसलमान जो है 20% से ज़्यादा है और तकरीबन आपने जो तज़किया किया है और भी बहुत सी जो तज़किये सामने आए हैं उससे ये मालूम होता है कि 140 सीटों पर मुसलमानों का जो शरह फ़ीसद है, वोटिंग का जो शरह फ़ीसद है वो 20 से लेकर 70% है। इसके बावजूद गुज़िश्ता मरतबा जो है सिर्फ 24 मुसलमान मुंतखब हुए थे। उसकी क्या वजह क्या है आपके नज़दीक? देखिए, आपने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में जो फरमाया कि फ़िरक़ा परस्ती की लहर जब भी बढ़ती है, पहली चीज़ तो मैं उसी पर आना चाहता हूँ, फिर हम उस तज्ज़िये पे आएंगे। मुझे ये बताएं कि 1952 में इस मुल्क में पहला इंतखाब हुआ था और उस वक्त नया नया तक़सीम का सानहा भी पेश आया था। क्या उस वक्त फ़िरक़ा परस्ती की लहर अपने पीक पे नहीं थी, जहाँ पर कांग्रेस जैसी तनहा पार्टी जो उस वक्त मुल्क की तनहा पार्टी थी, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तक को किसी ऐसी सीट पर नहीं लड़ा सकती थी जिसे सेकुलर कहा जा सके। यहीं से बात को समझते हुए आप आइए तो अगर 1980 में 84 में भारतीय जनता पार्टी के क़याम के बाद से अब तक कौन सा वो इलेक्शन है जो फ़िरक़ा परस्ती की लहर पे नहीं हुआ? तो फ़िरक़ा परस्ती की लहर इस मुल्क में आज़ादी के बाद से लेके अब तक रोज़ अफ़ज़ूं रही है और आइंदा भी रहेगी। इससे कोई इनकार नहीं। हमको बहैसियत 20% मुसलमान इसी फ़िरक़ा परस्ती की लहर में जमहूरी तौर पर और इसी जो सेकुलरिज़म जो इस मुल्क के दस्तूर की बुनियाद है उसी पर कायम रहते हुए इस जमहूरी प्रोसेस में ख़ुद को कामयाब करने की जुस्तजू करनी है। बदकिस्मती से वो जुस्तजू अभी तक हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, हमारे दानिश्वरों ने एक मुस्तकिल ज़ाब्ते के तहत वो कोई जुस्तजू नहीं की। इसलिए हम देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग नंबर हमेशा असेंबली के इलेक्शंस में हों या पार्लियामेंट में आते रहते हैं। जैसे 67 अगर 2012 में था तो उससे पहले तकरीबन 54 था 2007 में, अभी 2024 रह गया और 140 सीटें 20 to 70% हैं। यानी आप इफ़ेक्टिव हो सकते हैं 20 यानी मोर देन 100 सीट पर आपकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई मुंतखब हो ही नहीं सकता अगर आप ठीक से ना करें। और ख़ुद फ़िरक़ा परस्ती की जो शदीद लहर है, जो 2017 का इलेक्शन हुआ, 2014 का मोदी मैजिक जिसे कहा जाता है, उस मैजिक के फ़ौरन बाद 2017 का चुनाव हुआ तो 24 आपने बताया कि जीते, 84 सेकंड पोजीशन पे 2% से कम वोटों से हारे हैं। और वो 2% से कम वोटों पे हारने वाले जो 84 लोग हैं उनमें मैक्सिमम वो लोग हैं जिनमें ज़्यादातर एक सीट पे एक ही मुस्लिम कैंडिडेट था, लेकिन समाजवादी का या बीएसपी का या कांग्रेस का या आरएलडी का नॉन मुस्लिम कैंडिडेट था।
जिसने वो 2% काट के इस एक मुस्लिम कैंडिडेट को हराया। यानी अगर सेकुलरिज्म की बुनियादों पर और मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन की बुनियाद पे इलेक्शन होता तो इसका बहुत इम्कान था, तो 24 + 84 108 मुसलमान जीत सकते थे, ये पोजीशन है। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की एक ओपन पॉलिसी है कि वो मुसलमानों को इस मुल्क के लेजिस्लेशन में नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने 400 सीट लड़ी, एक भी टिकट मुसलमान को ना पहले दिया ना अब देने वाली है। तो उन्होंने वाज़ेह कर दी अपनी पॉलिसी कि हमको ना मुसलमानों को वोट मिल रहा है ना मुसलमानों को टिकट देना है। तो सवाल आके खड़ा होता है सेकुलर पार्टीज पे, क्या सेकुलर पार्टीज ने वो स्ट्रेटजी इख्तियार की है कि 108 सीट पे अगर मुसलमान जीत सकते हैं तो 108 सीट पे उन्हें जीतने में वो फैसिलिटेट करें? ऐसी कोई स्ट्रेटजी किसी सेकुलर पार्टी ने अपनाई है? किसी ने नहीं अपनाई। तो जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, उन पॉलिटिकल पार्टीज की है जो सेकुलर होकर मुसलमानों का मसीहा बनती हैं, और वो जानबूझ के जानते हुए भी कि हमारे टिकट देने से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसके बावजूद वो टिकट उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये सवाल मुस्लिम राय आमा को और मुस्लिम इजमा को सेकुलर पार्टी से पूछना चाहिए और उन पर दबाव देना चाहिए, जो हमने अभी तक नहीं दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 403 जो सीटें हैं यूपी असेंबली की, तकरीबन हर सीट पर मुसलमान मैटर करते हैं, लेकिन जैसे कि 140 सीटों के जो तस्करा किया गया वहाँ पर वो डिसाइसिव पोजीशन में है। उसके बावजूद भी मुसलमानों की जो सियासी हैसियत है यूपी में, वो केरला के मुसलमानों के मुकाबले में या तमिलनाडु के मुसलमानों के मुकाबले में या तेलंगाना के मुसलमानों के मुकाबले में या कर्नाटक के मुसलमानों के मुकाबले में, सियासी हिसाब से कह रहा हूँ, बहुत ही कमज़ोर है। उसकी क्या वजूहात है? क्या वहाँ पर वो ज़ात पात का जो वो है बहुत ज़्यादा असर है मुसलमानों में? क्योंकि मुझे भी ये मुशाहिदा करने में आया, मैंने कई मरतबा इलेक्शन कवरेज किया हूँ यूपी के, 2017 के, 2012 के, 2014 के, तो ये पहलू हमारे सामने आया कि यहाँ पर जो है इतने दीनी मदारिस का जाल होने के बावजूद भी मुसलमानों में ज़ात पात की जो अज़बियत है वो बहुत गहरी है। नहीं बारी बसू साहब, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। आपने 4 रियासतों के नाम लिए हैं जुनूबी हिंद की, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो केरल और तमिलनाडु में मुसलमानों की पार्टियां, मसलन मुस्लिम लीग, तो उन इस्माइल साहब की बनाई हुई, और फिर TMK तमिल मुस्लिम कड़गम, और फिर मुस्लिम लीग का भी कुछ इम्पैक्ट है वहाँ। तो वो उन्होंने पॉलिटिकल लामबंदी की हुई है, इसलिए वो वहाँ पे कामयाब हैं, और आज की नहीं है, बरसों पुरानी है, आज़ादी के फ़ौरन बाद से है। कर्नाटक का मुसलमान तो कांग्रेस और जनता दल इसके बीच रहते हुए कभी इसको कभी कर्नाटक के मुसलमान को कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा मिलना चाहिए तो मिल ही नहीं रहा है। अभी बताइए, कर्नाटक में से मुसलमान MP जीत के नहीं आ पा रहा, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद। तो वो मसला नहीं है। यहाँ नॉर्थ में ज़ात बरादरी का भी कोई मसला कि कहा जाता है, मैं मानता हूँ कि प्रोपेगेंडा है। ज़ात बरादरी मसलक को लेके ये प्रोपेगेंडा है, और ये बात मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैंने 2009 में जौनपुर से लोकसभा का इलेक्शन जो कंटेस्ट किया था, 17 लाख वोटों में से वहाँ पर 1,72,000 मुस्लिम वोट थे, 87,000 वोट मैंने लिया था। और वहाँ पर सियासत से अलहदा मसलक की असबियत भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर शिया, बरेलवी और देवबंदियों के बीच बहुत बड़ी असबियत है, वहाँ पर पठानों और अंसारियों के बीच बहुत बड़ी असबियत है, सब कुछ है। इसके बावजूद उन्होंने 87,000 वोट मुझे दिया, उसमें अंसारी भी थे, पठान भी थे, बरेलवी भी थे, शिया भी, सभी लोग थे। तो ऐसा जहाँ पर विनेबिलिटी मुसलमान की होती है, वहाँ मुसलमान वोट देते वक्त हरगिज़ इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो किस बरादरी से, कहीं छोटा बहुत कैंपेनिंग के वक्त में बातें चलती हैं, लेकिन आखिरकार पोलिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये एक प्रोपेगेंडा है और एक झूठा प्रोपेगेंडा है, और इसीलिए है कि मुसलमानों के वोटों को किस कदर तकसीम किया जा सकता है। जैसे सेकुलर पार्टीज ये प्रोपेगेंडा, ये कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट डाल के मुसलमानों को बांटती हैं, इसी तरीके से मुसलमानों के कुछ तबकात जिसमें उलमा भी शामिल हैं और दानिश्वर भी शामिल, वो ये इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करते हैं, और यही RSS का मैं आपको इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। मेरठ शहर की जो सीट है, शहर की जो सीट है, असेंबली की सीट है, वहाँ पर तकरीबन 70% मुस्लिम वोट है,
लेकिन वो सीट पर जो है बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब हुआ। उसकी वजह ये रही कि समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से, कांग्रेस से, तीनों से भी जो है मुसलमान कैंडिडेट थे और वो हर एक अलग अलग जो है बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो वोट जो है तीनों बिरादरियों में तकसीम हो गए, वो बीजेपी का कैंडिडेट निकल गया। तो इस तरह की चीज़ें हमने बहुत मुशाहिदा की। सवाल का जवाब मैंने पहले दिया। ये गलती तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की है। तो इसका मतलब कि हमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि मुख्तलिफ बिरादरियों के मुसलमान कैंडिडेट को ये तीनों पार्टियां अगर दे रही हैं तो ये जानती हैं कि ये इस बिरादरी का वोट लेगा, ये इसका लेगा, इसका लेगा, इसको तोड़ दो। तो बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी उन पार्टियों की है या मुसलमानों की, एक बात। दूसरी बात, इस सबके बावजूद भी इन तीन पार्टियों कितने वोट से हारा मेरठ का कैंडिडेट? 2.5% वोट से। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ बिरादरियों ने कंसोलिडेट किया है अपने वोट को किसी एक पार्टी की तरफ, इसलिए वो 2.5% वोट से आ रहा है। अगर इतनी बिरादरी की बुनियाद पर होता तो उसको 8-10%, 12% वोट मिलता। तो मैं फिर कहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा है और सेकुलर सियासी जमातों की साजिश है मुसलमानों को तोड़ने के लिए। अच्छा, इस वक्त जो है बीजेपी के कई वज़रा और कई एमएलए जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये डूबता हुआ जहाज़ है, क्योंकि ये यूपी एक ऐसी रियासत है, ऐसा सूबा है जो बीजेपी के क़ुव्वत इक़्तिदार की शहरद है। अब इस वक्त जो है वो हिंदुत्व के तहत जो है वो जो ओबीसी के जो नॉन यादव ओबीसी के जो लीडरान और बिरादरियाँ जो है बीजेपी के पास आई थी, उन्हें ये एहसास होने लगा कि ये हिंदुत्व का जो नज़रिया है ये दरअसल जो है अपर कास्ट के हेजुमनी को, उसके गलबे को बरकरार रखने का है। उनको ये एहसास हो चला है। तो अब ऐसा लगता है कि वहाँ पर फ़िरका परस्ती की जो लहर है वो ऐब हो रही है, कम हो रही है। तो उस सूरत में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की जो सियासी हिकमत अमली क्या होना चाहिए? देखिए, ये लोग क्योंकि अभी जाकर भी आए हैं, यूपी जाकर भी आए हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है आपने। ये लोग सब आए थे भारतीय जनता पार्टी में, जो आज निकले हैं ये सब लोग किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी में आए थे। जितनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, ये सब लोग उस आइडियोलॉजी से उतना स्ट्रांगली जुड़े हुए नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक कड़वा सच ये है कि यूपी की सियासत हिंदुओं में कास्ट की बेस पर चलती है। यादव फैक्टर, जाटव फैक्टर और ओबीसी फैक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हज़ारों साल के जो उनके ऊपर अपर कास्ट हिंदू का जुल्म होता रहा है, ब्राह्मणवाद का होता रहा है, वो उससे परेशान है और जमहूरियत में उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बेसिकली ये आइडियोलॉजिकल नहीं है। जो बिकरिंग बीजेपी में हमको अभी दिखाई दे रही है, ये अपॉर्चुनिज़म है और इक़्तिदार का अपॉर्चुनिज़म है। पहले ओबीसी इक़्तिदार समझता था बीजेपी के साथ मिल के आएगा, वहाँ गया, अभी उसको लगता है कि उनके साथ नहीं आएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको समझनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मरकज़ में है और जो स्टेट में योगी के तहत रही, ये सरकार डेमोक्रेटिक नहीं थी और ना सेंटर में है। सब कुछ जो पावर सेंटर है वो मरकज़ में योगी के हाथ में, मोदी के हाथ में, और स्टेट में योगी के हाथ। मिनिस्टर सब नाम के थे, जितने फैसले और अपॉइंटमेंट सब यहाँ पर मोदी के हाथ में, वहाँ योगी के। ये वो हब्स और सफोकेशन था जिसकी वजह से इन लोगों को इक़्तिदार में आने के बावजूद ज़्यादा मौक़े नहीं मिले, इसलिए ये निकल के आज बाहर जा रहे हैं। तो ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक है। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये इतने लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, मुझे इस पर इसका शुबा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा लॉस उसको हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा। अब आप देख लीजिए, वेस्टर्न यूपी में जो पहले फेज में इलेक्शन 58 सीट पे होने वाला है, उसके कैंडिडेट 70% के करीब डिक्लेयर हो गए हैं। आप देखिए, जो पैटर्न पहले था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया। अलीगढ़ की सीट को आप देख लीजिए, अमरोहा की सीट को आप देख लीजिए, तीनों पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। और ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, दुलैना है और लोनी है, कि जिन पर ये मल्टीपल कंटेस्ट हो रहा है। तो ये सीटें तो बीजेपी की तरफ जा ही रही हैं। तो वेस्ट यूपी जो किसान मूवमेंट की वजह से हम समझते थे कि बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा, सेकुलर पार्टीज की इस स्ट्रेटेजी की वजह से दोबारा बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा होना कि बहुत बड़ा कोई फर्क आ जाएगा, मुझे उसमें आज भी शुबा है। लेकिन जो जिस तरह की तज्जिए सामने आ रहे हैं
वो जो क्रैक्स अपेयर हुए हैं, नॉन यादव ओबीसी जो वोट बैंक बनाने की जो कोशिश की थी हिंदुत्व के नाम पर, वो तकरीबन फेल हो चुका है। अब ये लोगों को इसका इदराक हो चुका है कि ये हिंदुत्व सिर्फ जो है कोई हिंदुओं के साथ इंसाफ करने के लिए नहीं है, बल्कि अपर कास्ट की जो हेजेमनी है उसको बरकरार रखने के लिए है। ये जितने भी जो लीडर वहाँ से निकल आए वो सब के सब यही शिकवा कर रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में जो है मुसलमानों के लिए क्या मौक़े है, क्योंकि मुसलमानों की बहुत सी तंजीमें भी जो है तो कूद पड़ी है। अब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी जो है अब पहली मरतबा गालिबन जो है तो वो नहीं, दूसरी मरतबा ये किस्मत आजमाई कर रही है। तो आपने जो मैं वहाँ पर गए थे, यूपी में गए थे, तो क्या आपका ज़मीनी जो है, देखिए पहली चीज़ तो ये कि मुशाहिदा है, जो आपने फरमाया ये लोग निकले हैं ये सब ईस्ट यूपी के हैं, और कास्ट का वो फैक्टर ईस्ट यूपी में हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वेस्ट यूपी में एक कम्बिनेशन चलता रहा 68 ऑनवर्ड, जाट और मुस्लिम का कम्बिनेशन, और वो हमेशा ही कामयाब रहा। 2014 के इलेक्शन में उसको तोड़ दिया था, 2013 के फिसाद के ज़रिए बीजेपी ने उसे तोड़ा था। किसान मूवमेंट के बाद वो ज़रा अभी इम्प्रूव दोबारा से कास्ट वो आया है। तो यहाँ मेजर कम्बिनेशन वेस्ट यूपी में कास्ट का जो है वो जाट और मुस्लिम कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, जो इंटैक्ट बड़ी हद तक हुआ है, पूरे तौर पर नहीं हुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 100% वो वापस नहीं आया, बट 50% आ गया है। बट ईस्ट यूपी में ये कास्ट वाली फैक्टर बहुत था, ये गया था बीजेपी में, तो ईस्ट यूपी में उसका इम्पैक्ट कैसा होगा उसको देखना पड़ेगा। अभी ईस्ट यूपी 3rd और 4th फेज में जाएंगे इलेक्शन में, तब तक अभी और बहुत सी चेंजेस आएंगी। दूसरी बात आपने कंप्लेंट की है, एक बात जिस पर लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे लोग जब निकले तो इनकी और इनके और साथियों ने भी ये बात लगातार तवातुर के साथ कही है कि हमारे गांव, हमारे खेतों में जानवर घुस जाते हैं, और हमको खेतों में जानवर कौन घुस जाता है, गाय घुसती है। गाय को पॉइंट आउट किया है कि हमारे खेत गाय जो है वो गंदे कर जाती है और उसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो गाय से शिकायत योगी सरकार में रहते हुए करना मुमकिन नहीं हो रहा था, अब खुल के कर रहे हैं, गाय की शिकायत की जा रही है। गाय को इतना मुकद्दस बना के इन लोगों ने पेश किया, लेकिन उसी से शिकायत ज़्यादातर ओबीसी के लोगों को। ये एक फैक्टर। आपका जो दूसरा पार्ट है मुस्लिम, हम कहीं भी मुस्लिम कोई भी ग्रुप, 1 दर्जन से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के नाम से चल रही हैं। उनमें से कुछ पार्टियां जो लेटर पैड पे चलती हैं, उनमें से कुछ पार्टियां जो एक ज़िले या एक सीट पर ही कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रखती हैं। ये मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश की, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सब जानते हैं, एक भी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है। जो ज़मीन पर इलेक्शन जीतने के लिए सियासी काम किए जाते हैं, इनमें से किसी ने वो काम नहीं कर रखा है। कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी एक असेंबली सेगमेंट नहीं। दूसरा MIM का फैक्टर, MIM पिछली बार इलेक्शन के मौके पर आए थे, 32 सीट्स जीते थे, 2 सीट्स पर वो सेकंड पोजीशन पे थे, बाकी की 30 सीट्स पे उनको 1500 वोट मिला था। नाउ उसके बाद वो गायब हो गए, आए नहीं। अभी इलेक्शन के वक्त में चंद महीने से असदुद्दीन अवैसी साहब तनहा वहां घूम रहे हैं। अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि MIM का उत्तर प्रदेश में दफ्तर कहाँ है। नाम सुना है, चूंकि हम लोग लिखते पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सब न्यूज़ में, तो हमको मालूम है कि MIM के प्रेसिडेंट वहाँ कोई शौकत साहब हैं, लेकिन वो कौन साहब हैं, वो क्या करते हैं, उनका क्या चेहरा है, मैंने तो आज तक देखा नहीं। तो ऐसे में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पर कोई एस्पिरेशंस रखती है, उसके अगर आपको लोकल फेस का भी नहीं मालूम है और सब कुछ सेंट्रिक है एक लीडर के, और फिर उनका भी ऐसे ही कोई स्ट्रक्चर नहीं जैसे दीगर पार्टीज का है, ग्राउंड पे कोई भी स्ट्रक्चर ना हो, तो उनसे ये उम्मीद करना कि एक हजारों की भीड़ की रैली मोदी साहब से बड़ी इकट्ठी नहीं कर सकते, वो अखिलेश से बड़ी नहीं कर सकते। क्या वो रैली वोट में ट्रांसफर होगी? वोट में ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कोई खेल नहीं है। वो रैली और जलसे से नहीं होता, वो बूथ वर्कर से होता है। तो आपके पास बूथ की स्टडी कितनी है? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे 403 सीट पे बूथ की स्टडी नहीं बता सकती, वर्कर बताना तो बहुत दूर बात है। ऐसे में जब हमने कुछ भी नहीं कर रखा है वहां ग्राउंड पे वर्क, तो हमको न समाजवादी हमारी, न BSP हमारी, न कांग्रेस हमारी, और बीजेपी तो दुश्मन ही है।
हमारे लिए ऑप्शन क्या है? हमारे ऑप्शन इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती कि हम एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि बिलाखिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी को भी स्टेक होल्डर को वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो, यानी एक दूसरे के ऊपर पोस्ट पोल इंटरडिपेंडेंसी इतनी हो कि कमजोर सरकार बने, मखलूत सरकार बने, वो कम जालिम होगी, उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो ऐसे जुल्म कर सके जैसे योगी करता रहा है। मैं तमीज से नाम नहीं लूंगा योगी का, जैसे योगी करता रहा है ऐसे जुल्म करने का मौका नहीं मिलेगा उन सरकारों, जैसे बीएसपी ने किया जब वो 2007 में एब्सोल्यूट पावर में आई, जैसे समाजवादी पार्टी ने भी जुल्म किया जब वो 2012 में एब्सोल्यूट पावर में। आप उसका मौका ना दीजिए, और इन 140 सीट पर अगर हम वो हिकमत अमली अपनाते हैं तो इसमें कामयाबी हासिल की जा सकती है। बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि यूपी जो है वो मुसलमानों को जो है पार्लियामेंट में भी जो है नुमाइंदगी, सबसे बड़ी नुमाइंदगी देने का एक सूबा रहा है। 7वीं जो लोकसभा के इलेक्शन थे 1980 के, वहाँ से 18 मुसलमान मुंतखब हुए थे, हमेशा मुंतखब होते आए, लेकिन 2014 में तो एक भी मुंतखब नहीं हो पाया था वहाँ से। तो अब जो है थोड़े से हालात खदरे बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इतना सब कुछ इंटेंस जो है कमनल मुहिम चलाने के बावजूद भी जो है वो जो है कमनल जो हरबा है, टैक्टिस है, वो काम नहीं कर रहा है। जैसा योगी ने कहा था कि भाई 20% वर्सेस 80% वाला जो मामला था वो काम नहीं कर रहा है वो। तो इस सिचुएशन में, इस माहौल में क्या मुसलमानों को सियासी हिकमत अमली इख्तियार करना चाहिए कि उनकी जो तादाद है, उनका जो सियासी मार्जिनलाइजेशन है वो कम हो, ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो। देखिए, नंबर 1 जो 2017 का इवेल्युएशन है, और हम उसको लेके मैदान में जाएंगे हर सीट पे, जहाँ कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट है इन सीट पर, वहीं पर देती है मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को टिकट, जहाँ पर मुसलमानों का वोट 25% से ज़्यादा होता है, अदरवाइज कोई पार्टी नहीं देती है। तो जहाँ सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट है मुसलमानों का, वहाँ आप अपना वोट 100% उस सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट को ट्रांसफ़र करें, चाहे वो जिस पार्टी से हो। कांग्रेस से आपका कोई दोस्त नहीं है ना, आपकी कोई पार्टी है, तो जिस पार्टी से भी खड़ा हुआ है, नंबर 1 वहाँ आप वोट ना बांटें, उसको अपने रिश्तेदारी, कुनबेदारी, अपना ताल्लुक सब भूल के उस एक सिंगल मुस्लिम कैंडिडेट को आप अपना वोट दें। जहाँ पर सेकंड पोजीशन, जहाँ 2 या 3 कैंडिडेट हैं मुसलमान, वहाँ पर आप ये देखें कि 2017 में कौन सा यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे पार्टी या उम्मीदवार रहा है, आप उसको पूरा वोट उसको ट्रांसफ़र करें, चाहे 10 कैंडिडेट मुसलमान खड़े हों। लेकिन मिसाल के तौर पर अलीगढ़ में ज़फ़र आलम साहब जो हैं वो पहले भी बहुत मामूली वोट से आ रहे, अभी वहाँ पर रज़िया साहिबा कोई बीएसपी से खड़ी हैं, कोई सलमान इम्तियाज़ साहब खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से खड़े हैं, इन दोनों का वहाँ पर कोई वजूद नहीं है, ज़फ़र आलम का वजूद रहा है। तो आप टोटल वोट ट्रांसफ़र कीजिए वहाँ ज़फ़र आलम को, तो ज़फ़र आलम वहाँ जीत जाएंगे। जैसे महबूब अमरोहा में जीतते रहे हैं, वो विनिंग पोजीशन के कैंडिडेट रहे हैं, तो आप अपना वोट इस तरीके से, ये हम भी जाके समझाएंगे इसी एनालिसिस की बुनियाद। तो ये 2 हिकमतें अगर आप इख्तियार कर लें और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बंधवा मजदूर बन के रियासतगीर सतह पर आप वोट न करें, जो आपने बिहार में आरजेडी के साथ किया, वो आरजेडी की तर्ज पर समाजवादी को यहाँ वोट ना करें, बीएसपी को हरगिज़ एक कमज़ोर ताकत ना समझें, हरगिज़ ना समझें। बीएसपी का 20% वोट इंटेक्ट था 2019 तक, अभी भी है, वो उस 20% वोट पे खेल रही हैं। जहां कहीं भी आपको लगता है कि इनका कैंडिडेट जीत सकता है, उसको भी वोट करें। तो इस तरीके से वो जो हम चाहते हैं हंगी असेंबली लाना, उसका लाने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सालानियों से बात करने के लिए। शुक्रिया। ये थे मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब। इनका कहना ये है कि मुसलमानों को बंधवा मजदूर की तरह नहीं, बल्कि सोच समझकर तदब्बुर के साथ अब के मर्तबा असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।